गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है ना सर्वे का नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं। यहाँ पे आपका जो चैप्टर हम लोग डील कर रहे थे वो कर्व डील कर रहे थे। आज ये कर्व का आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। दिस इज चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 लेक्चर नंबर 40। ये 40 नंबर का लेक्चर होगा। चैप्टर 8 है, दैट इज कर्व्स पार्ट 2। ठीक है, इसके बारे में डील करना। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। आप जब रेलवे पढ़ोगे तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस यूज होते हैं, और यहाँ पे भी जो आपको डाउट रहता है कि सर कितना लेंथ लेना है, क्या नहीं लेना, डिग्री ऑफ कर्व कितना होना चाहिए, वो आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डिज़ाइनेशन ऑफ कर्व। तो हेडिंग बना दो, दैट इज़ डिज़ाइनेशन ऑफ कर्व। तो सबसे पहले हेडिंग है डिज़ाइनेशन ऑफ कर्व। डिज़ाइनेशन ऑफ द कर्व। कर्व की डिज़ाइन में क्या क्या यूज होता है वो सारे पैरामीटर्स के बारे में हमको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, चल देखिए, पिछला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना, तब आपको यहाँ पे और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चल अ कर्व कैन बी डिजाइंड बाय, पहला पॉइंट है अ कर्व कैन बी डिजाइंड by a curve can be designed by radius capital R, radius capital R or degree of curve, or degree of curve, that is degree of curve। तो अ कर्व कैन बी डिज़ाइन बाई रेडियस आर और डिग्री ऑफ कर्व, दोनों से डिज़ाइन कर सकते हो, चाहे डिग्री ऑफ कर्व से डिज़ाइन करो या रेडियस से डिज़ाइन करो। नेक्स्ट है डिफिनीशन, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कर्व, उसको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग बना दो, डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व। तो नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं डिग्री ऑफ कर्व के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में? डिग्री ऑफ कर्व। चलो, डिग्री ऑफ कर्व, इट इज़ द एंगल, ये डिफिनेशन पूछ लेता है। इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाई, सबटेंडेड का मतलब बनाना होता है, सबटेंडेड बाई, it is the angle subtended by an arc, or a chord of specified length, at the center, एट द सेंटर। कहाँ पे? सेंटर पे। तो ध्यान रखिएगा, आ कार्ड आप स्पेसिफाइड लेंथ एट द सेंटर, फिक्स लेंथ होती है स्पेसिफाइड। ठीक है, चलो अब जैसे अगर हम बात करें मेरे को डिज़ाइन करना, तो सपोज दैट ये कर्व है आपका, तो इसमें बहुत सारे इंटरवल्स हो सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो एक स्पेसिफाइड इंटरवल आपको लेना है और उसमें अगर आपको डिज़ाइन करना हो, सपोज दैट ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज दिस। तो ये आर है रेडियस, ये है आर, और स्पेसिफाइड लेंथ जो है ना वो है दिस इज कॉल्ड स्पेसिफाइड लेंथ। इसको बोलते हैं स्पेसिफाइड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज ये जो एंगल इस पे सबटेंड करता है सेंटर पे, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ कर्व। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो यहाँ पे लिख देना, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा ओ। तो वही डिफिनेशन ये लिखिए, डिग्री ऑफ कर्व। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेलवे में भी आ जाते हैं, हाईवे में भी आ जाते हैं, सर्वे में भी काम हमारा चल जाता है। एक तो आर्क डिफिनेशन है इसमें, दैट इज आर्क डिफिनेशन है, आर्क डिफिनेशन।
और दूसरी है कॉर्ड डिफिनीशन। तो आर्क डिफिनीशन में जो हम लोग लेते हैं दिस इज 20 मीटर और 30 मीटर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कितना लेते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर। और दूसरा जो आपका निकल के आता है फोर्थ पॉइंट है वो है कॉर्ड डिफिनीशन। दो डिफिनीशन ध्यान रखिएगा, कई बार आपको जो कन्फ्यूजन रहता है ना एग्जाम में वो आप क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जो कन्फ्यूजन रहता है सर इतना वैल्यू होता है डिग्री ऑफ कर्व की कितना होता है, वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दैट इज कॉर्ड डिफिनीशन, कॉर्ड डिफिनीशन, दैट इज कॉर्ड डिफिनीशन। और ये भी जो आपका होता है दिस इज 20 मीटर और 30 मीटर, ये भी फिक्स है आपका, क्योंकि ज़्यादातर जो हम चेन यूज करते हैं वो 20 मीटर या 30 मीटर वाली होती हैं, इसलिए इसी डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग इसको मानते हैं। ठीक है, जैसे जब चेनेज आप यहाँ पे मेजर करोगे ना, चेनेज डिस्टेंस करोगे, तो ज़्यादातर जो चेनेज की डिस्टेंस होती है 20 मीटर चेन होती है या 30 मीटर यूज करते हैं। ठीक, जो इंजीनियरिंग चेन होती है, क्लियर है। तो इस वजह से हम लोग जो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड लेंथ को रखते हैं वो भी कितना होता है, तो आर्क डिफिनेशन के हिसाब से 20 मीटर या 30 मीटर, और कॉर्ड डिफिनेशन के हिसाब से भी उसको 20 मीटर और 30 मीटर। इसमें कॉर्ड यूज़ करेंगे, इसमें आर्क यूज़ करेंगे। इसमें आर्क के कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इसमें कॉर्ड का यूज़ होगा। आर्क मतलब वही एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वही कॉन्सेप्ट। कॉर्ड वाला जो अभी अभी देख चुके हैं, सर्किल में कॉर्ड बनाते थे, जीवा बनाते थे, उसका कॉन्सेप्ट। दैट्स क्लियर। चल अब देखो सबसे खास बात जो निकल के आती है, जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस वो क्या आता है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बना दो। सबसे पहले हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व, रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। तो रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व, तो इसके बीच में हमको देखना है। दोनों मेथड देखते हैं। पहला जो है आपका दिस इज द आर्क डिफिनेशन। आर्क डिफिनेशन किसके बारे में बात करना है, आर्क। तो उस हिसाब से इसी के पार्ट को उठा के अलग कर लेते हैं। सपोज दैट अगर आर्क डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करोगे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका आएगा। ठीक, चलो सेंटर पे जो भी डिग्री आपका होगा डी, रेडियस आर हो जाएगी। ठीक है, और आर्क आपकी ये हो जाएगी। मान लेते हैं कि हम सबसे पहले केस 1 लेते हैं 30 मीटर आर्क के लिए। केस 1 30 मीटर आर्क इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 30 मीटर आर्क के हिसाब से मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 30 मीटर होगी। डिफिनेशन अप्लाई करो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये डिग्री में होता है, ध्यान रखिएगा दिस इज इन डिग्री। तो एक काम करते हैं, दैट इज एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल डिग्री में कर्व है तो यहाँ पे डी डिग्री में लिख दो आप, दैट इज आर्क है 30 मीटर अपॉन रेडियस। ठीक, चल ये सब बातें हो गई यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, आर इंटू डी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा दिस इज आर इंटू डी डिग्री इजकल टू 30। ठीक, चल अब आगे बढ़ते हैं, आर इंटू डी इजकल टू 30 मीटर। अब आप डी बताओ, डिग्री में है, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, क्योंकि इधर मीटर में है, इधर 1 मीटर 1 रेडियन तो बनेगा नहीं। तो एक कोशिश करो, ये डिग्री में है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। तो आर इंटू डी इंटू इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, दिस इज पाई अपान 180 दैट इज 30। ठीक, तो इससे आते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। दैट इज क्या आ जाएगा, दैट इज मेरे को जो निकालना है डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व हो जाएगा 30 गुणे 180 डिवाइड बाई पाई इंटू आर। ठीक, इस तरीके से क्लियर है। चल अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज पाई इंटू दिस। ठीक, 5400 हो जाएगा और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो ये जो हो जाएगा डी इजकल टू 5400 डिवाइड बाई पाई 3.14 इंटू आर। लगभग 1800 या 1700 के आसपास आएगा, 1700 समथिंग करके। तो आप जो पढ़ते आ रहे हो 1700, ये आता है अप्रॉक्सीमेट 1718.87 डिवाइड बाई आर आता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना।
तो डी इजकल टू अप्रॉक्सीमेट जो लिखते हैं ना 1719 लिखते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाता है, ये रेलवे में बहुत यूज होता है। अब आपको आज से क्लैरिटी आ जाएगी, जब 30 मीटर के लिए पूछेगा, और वो भी ध्यान रखिएगा आर को लेके चल रहे हैं, तो आर के हिसाब से ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा निकल के आएगी 1719। जब कॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो वो थोड़ा कम आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो आर्क लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है किससे, कॉर्ड से होती है। तो कई बार ऑप्शन में आएगा तो आप पहचान लेना, घबराना नहीं, ठीक है। वो आपसे एग्जाम में बोल देगा, या तो बोलेगा तो नहीं बोलेगा, बोलेगा तब तो अच्छी बात है, नहीं बोलेगा तो कॉमन सेंस से भी आंसर लगाना पड़ेगा आपको। कैसे लगाना पड़ता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये यूज्ड ज़्यादातर होता है, दिस इज़ यूज्ड इन हाईवेज़, हाईवेज़ में इसका बहुत रोल होता है, यूज्ड इन हाईवेज़, ठीक है। चलो, यूनिट ऑफ डी इन डिग्री, यूनिट ऑफ डी इन डिग्री किस में रखते हैं, दिस इज़ डिग्री, और जो आर होता है वो मीटर में रहता है, किस में रहता है, मीटर। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी, ठीक है। चल, अब नेक्स्ट पार्ट डील कर लेते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, अगर 20 मीटर का केस होगा तब कितना निकल के आएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। चल, अब केस 2 ले लेते हैं। अगर दूसरा मेथड यही है, दैट इज़ केस 2। केस 2 है 20 मीटर आर्क है, ठीक है। चलो, तो 20 मीटर आर्क अगर होगी तो फिर से वही डिफिनीशन, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, है ना। एंगल कितना है, डी डिग्री कर्व में है, ओके, इनटू आर आप मल्टीप्लाई कर दोगे रेडियस, आर्क अब की बार 20 मीटर लेंथ है, ठीक है। चल, अब एक काम करते हैं, दैट इज़ देखना 1.5 गुना अंतर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कितना 30 मीटर है और 20 और 30 एक दूसरे से कितना गुना है, 1.5 गुना। तो इसको 1.5 से डिवाइड कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी, इसको कन्वर्ट करो पाई अपान 180 डिग्री और इंटू आर, दैट इज़ 20। तो यहाँ से जो डी निकल के आएगा दैट इज़ 18 180 गुणे 20 डिवाइड बाई पाई इंटू आर। तो जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेट जो निकल के आता है दैट इज़ 1145.91, 1145.91 डिवाइड बाई आर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, अप्रॉक्सीमेट 1146, ये लिख दो आप। तो इस तरीके से यहाँ पे भी डी की यूनिट क्या हो जाएगी, डी इन डिग्री, आर इन मीटर, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चल, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दोनों चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में भी मिल जाएंगे और आपको हाईवे में भी मिल जाएंगे। रेलवे में भी पूछा जाता है, डिग्री ऑफ कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप दोनों जो आंसर आपके सामने दिए गए हैं ध्यान रखिएगा ये कॉर्ड के अकॉर्डिंग है। देखिए आपको बोल देगा एग्जाम में, नहीं बोलेगा तो ऑप्शन भी ऐसे नहीं रखेगा कि आप गलत करके आओ। देखिए 2 ऑप्शन ज़रूर देता है, 1146 दे देगा और 1719 दे देगा। अब आपको ध्यान रखना है कि 30 मीटर के हिसाब से अगर बात करनी होगी तो 30 मीटर के हिसाब से ज़्यादा आंसर आना चाहिए, क्योंकि जैसे भाई जब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यहाँ पे ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होगा। 30 का मल्टीप्लाई 18 से करोगे 5400 आएगा, यहाँ पे 180 का 20 से करोगे तो 3600 आएगा, तो 5400 ज़्यादा है, इस वजह से 1719 ज़्यादा आएगा 1146 से। जब 30 मीटर की बात करें तो 1719 मार देना, और जब 20 मीटर की बात करें तो 1146 लगा देना। दोनों आपको ऑप्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये कॉर्ड की बात कर, सॉरी ये अभी हमने जो बात की, ये अभी बात कर रहे हैं आर्च की बात कर रहे हैं, आर्क से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आर्क की। अभी कुछ देर बाद हम लोग चेक करेंगे किस पे, अभी कुछ देर बाद बात करने वाले हैं कॉर्ड वाले की। तो कॉर्ड वाली वैल्यू थोड़ा कम आएगी, क्योंकि हमें पता है कॉर्ड में डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से ध्यान रखना है दोनों चीज़ों को हमको, ठीक है। चल, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। अब मैं रफ कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट डील करने वाला हूँ। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डील करते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो एकदम आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे।
चलो अब बात करते हैं ना, जो दूसरा मेथड है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं थोड़ा सा, दैट इज़ क्वाड डेफिनेशन के हिसाब से बात करते हैं। नेक्स्ट जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज़ क्वाड, दैट इज़ क्वाड डेफिनेशन के हिसाब से बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बना दो क्वाड डेफिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ क्वाड डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए क्वाड है, पहले हम जो आर के हिसाब से बात कर रहे थे, अब जो बात करने वाले हैं वो क्वाड के हिसाब से। तो देखो इसमें क्या है, जैसे अभी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं क्वाड डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। सर्किल का ही पार्ट है, देखो ये है आपका दिस पोर्शन, आप अगर देखोगे तो ये पोर्शन आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपके पास में क्वाड ये आएगी आपकी, दिस इज़ द क्वाड, दिस इज़ द क्वाड। इसको हटा दो अब आप, इसको काम नहीं है हमारे पास, ये है कार्ड आपकी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्वाड ऑफ सर्किल, दिस इज़ क्वाड। ये जो एंगल है दिस इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ कर्व, डी हो जाएगा। सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसे डिग्री ऑफ कर्व बोलेंगे, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है, ये सेंटर ओ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मान लिए कि हमारे पास में, ध्यान रखिएगा कि मेरे को यहाँ पे चलो यहाँ पे अगर हम बात करें ये, अगर ये पूरा एंगल आपका मान लिया डी डिग्री है तो हाफ एंगल आप नहीं बता सकते हो, दिस इज़ डी बाई टू। इधर का भी हाफ एंगल कितना हो जाएगा, डी बाई टू। अगर ये रेडियस हो जाएगी दिस इज़ आर, ठीक। अच्छा आपने मान लिया पहला केस ले लेते हैं 30 मीटर के लिए, केस 1 30 मीटर क्वाड, ठीक है। 30 मीटर क्वाड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने आर्क लिखा था, यहाँ पे क्या है, क्वाड है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास 30 मीटर है ना, तो ये लिख लो आप 30 मीटर, ये 30 मीटर होगा। आप ये बताओ ये 30 मीटर है, सेंटर से लाइन पास की होगी तो बचा कितना, 15 मीटर। एक काम करते हैं, इसमें फार्मूला लगाते हैं साइन, ट्रायंगल मान लेते हैं दिस इज ओ ए बी। तो ट्रायंगल ओ ए बी में अगर हम बात करें क्या लगा सकते हैं, छोटा सा ट्रायंगल हाफ बन गया, दैट इज साइन डेल्टा बाई टू। साइन डेल्टा बाई टू परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो दिस इज द ए बी डिवाइड बाई ओ बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज आर। तो ये आ जाएगा साइन डेल्टा बाई टू, साइन डेल्टा बाई टू इजकल टू 15 डिवाइड बाई आर। तो आप जब रेलवे का चैप्टर खोलना ना तो वहाँ पे जो रेलवे के क्वेश्चंस आए होंगे आप सॉल्व कर लेना आज से, कि डिग्री ऑफ कर्व पे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो अच्छा हम मानते हैं कि जो डेल्टा है ना बहुत कम डिग्री आता है निकल के, तो इसको स्मॉल मान लेते हैं। डी इज़ वेरी स्मॉल एंगल, सिंस डी इज़ वेरी स्मॉल एंगल, सिंस डी इज़ वेरी स्मॉल एंगल, तो आर इज़ ग्रेटर देन दैट इज़ 15। रेडियस बहुत ज़्यादा होती है किससे, 15 से ज़्यादा। रेडियस मतलब आप देखोगे तो रेडियस बहुत ज़्यादा 400 500 निकल के आती है, तो काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं tan थीटा के बराबर, और इसको लिख सकते हैं थीटा के बराबर। अगर थीटा बहुत कम है तो tan थीटा थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे साइन डेल्टा बाई टू को डेल्टा बाई टू भी लिखा जा सकता है। तो दैट इज़ आपको अगर देखोगे यहाँ पे डिग्री ऑफ कर्व था ना, तो सॉरी ये डी बाई टू लिखो, डी बाई टू। तो साइन डी बाई टू अप्रॉक्सीमेट लिखोगे तो ये डी बाई टू के बराबर आ जाएगा। साइन हटा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंगल 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री होता है, तो कभी भी देख लेना साइन 2 डिग्री की वैल्यू, साइन 3 डिग्री की वैल्यू बहुत कम निकल के आती है, 0.00 समथिंग करके आएगा, तो उसको आप ले सकते हो। तो ये डी बाई टू हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो डी बाई टू दैट इज़ 15 डिवाइड बाई आर। तो इस तरीके से आप इसको पुट कर देते हो। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, डी यहाँ पे डिग्री में था तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डी बाई टू वही आंसर आएगा, पाई अपान 180 कन्वर्ट कर दिया, इजकल टू 15 अपान आर, ठीक है। तो यहाँ से जो डी निकल के आएगा वो आपका सॉल्व करने पे 1700
19 आएगा, सॉल्व करने पे सेम रिजल्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 और 180 कितना होता है, 18 3 54, 5400 हो जाएगा, डिवाइड बाई आर पाई हो जाएगा, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दैट इज़ अगर आप देखोगे क्या निकल के आएगा, डी जो रहेगा, डी आपका किस में रहेगा, डिग्री में रहेगा, किस में रहेगा, डिग्री में रहेगा, और जो आर रहेगा वो किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, दिस इज़ मीटर। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये तो आपका किसके लिए था, यह था आपका कॉन्सेप्ट था 30 मीटर के लिए। अब दूसरी बात करते हैं, दैट इज़ केस 2, 20 मीटर। 20 मीटर के लिए अगर हम बात करें, दैट इज़ 20 मीटर के लिए बात करें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज रिजल्ट इज आल्सो सेम एज आर्क, सेम एज आर्क। तो आर्क में जैसे रिजल्ट आया था सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 30 मीटर के लिए रिजल्ट सेम रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं केस 2, 20 मीटर कार्ड। 20 मीटर कार्ड, तो 20 मीटर कार्ड के केस में फिर दे साइन डेल्टा बाई 2। अब अगली बार क्या करोगे, जब ये आर्क बनाओगे, दिस इज, ये तो आपका डी डिग्री ही रहेगा, ये आपका 20 मीटर रहेगा, कितना रहेगा 20, इसको डिवाइड करोगे 10 मीटर आएगा। तो साइन डेल्टा बाई 2 10 डिवाइड बाई आर आ जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, चल फिर से डेल्टा बाई 2 के बराबर कर दोगे, डेल्टा मत लिखो, बार बार वही आदत पड़ गई, डिग्री आप कर को डी से डिनोट करते हैं। तो ये साइन डी बाई 2 अप्रॉक्सीमेट डी बाई 2 के, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो डी बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज़ 10 डिवाइड बाई आर। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, डिग्री में है तो डी बाई 2 इंटू पाई डिवाइड बाई 180। तो यहाँ से आपको जो डिग निकल के आएगा 1700 समथिंग करके, इसमें ध्यान रखिएगा ये 1146 आता, सेम वैसे ही आ गया 1146 डिवाइड बाई आर। सेम यूनिट रहेगी, डी किस में रहेगा, डी रहेगा डिग्री में, आर रहेगा मीटर में। तो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है 1719 और 1146। 1146 किसके लिए, 20 के लिए। देखिए 1719 को अगर आप जो है 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.5 से डिवाइड करोगे तो ये या 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सीधा रिजल्ट यही मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है ये रेलवे में भी मिलेगा, हाईवे में भी मिलेगा, सर्वे में भी मिल जाएगा, तो दोनों जगह मिल जाएगा। नोट पॉइंट करके लिख देता हूँ एक पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। अक्सर पूछ लेता है कि डिग्री ऑफ कर्व रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली होता है या डायरेक्टली होता है। तो डिग्री ऑफ कर्व इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, चलो तो डिग्री ऑफ कर्व इज, डिग्री ऑफ कर्व इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to radius, therefore for flat curve, जो आपके फ्लैट कर्व होते हैं, फ्लैट कर्व का मतलब ऐसे कुछ। ठीक है, therefore for flat curve, degree of curve is small, degree of curve is small, whereas for sharp curve, degree of curve is large, degree of कर्व इज लार्ज। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखो, दैट इज़ कि आपको डिग्री ऑफ कर्व इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेडियस के। ठीक, तो देयरफॉर फॉर फ्लैट कर्व में रेडियस क्या निकलेगी, कम। तो फ्लैट कर्व में जब आप बताओ, फ्लैट देखिए, फ्लैट कर्व मैं दो बना रहा हूँ, देखो एक ये फ्लैट कर्व है और एक आपका ये कर्व है। इसके सेंटर से इसकी रेडियस आप देखोगे क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक, और ये फ्लैट कर्व है तो आप देखोगे इसकी रेडियस तो कम हो जाएगी, लेकिन सेंटर पे एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये सेंटर है ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एंगल जो बना, यहाँ पे ये एंगल जो डिग्री होगी ज़्यादा होगी, सपोज D1 है, ये D2 है। ठीक है,
तो आप देखोगे D1 जो है ना, दिस इज D1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा D2। तो D1 क्योंकि रेडियस कम हो गई, क्योंकि फ्लैट कर्व है ना, तो फ्लैट कर्व के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो फ्लैट कर्व में क्या ध्यान रखना है कि आपके फ्लैट कर्व में रेडियस, जैसे ऐसे समझ लो, ये मेरा हैंड है तो क्लोज है, कर्व बनना है। फ्लैट कर्व का मतलब हैंड्स हमारे बहुत दूर हो गए, तो रेडियस तो मेरी बढ़ गई ना, तो इसलिए इसको फ्लैट बोलते हैं। तो फ्लैट कर्व में क्या हो जाता है, रेडियस तो बहुत बढ़ जाती है, बट एंगल्स फ्लैट कर्व में जो रेडियस का फर्क है एक दूसरे से इन्वर्सली रहता है ना, तो डिग्री ऑफ कर्व तो बढ़ जाएगा, बट रेडियस क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखो रेडियस तो इसकी ज़्यादा आएगी, बट डिग्री ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए एक दूसरे से क्या रहते हैं, रेसिप्रोकल रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो वही लिखा फिर शार्प कर्व, डिग्री ऑफ कर्व इज लार्ज। तो शार्प कर्व में जो है डिग्री ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ फॉर फ्लैट कर्व, डिग्री ऑफ कर्व इज स्मॉल। चलो, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो फ्लैट कर्व जितने भी आएंगे उनकी डिग्री ऑफ कर्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसकी रेडियस बढ़ जाती है। तो गलती से लिख गया था, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेडियस बढ़ रही है ना उसकी, तो रेडियस देखो यहाँ पे कम पड़ गई। तो फ्लैट कर्व में रेडियस बढ़ जाती है, डिग्री ऑफ यहाँ पे लिख दिया कम हो जाती है। तो डिग्री ऑफ कर्व इज स्मॉल, डिग्री ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ कर्व होता क्या है कि उसके डिग्री ऑफ कर्व में होता क्या है कि उसके सेंटर पे कितना आर्क हमारा एंगल स्पेसिफाइड करता है, जो बनाता है एंगल कितना सबटेंड करता है, तो वही होता है डिग्री ऑफ कर्व। तो डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, डिग्री ऑफ कर्व का मतलब होता है, डिग्री ऑफ कर्व का मतलब ये होता है कि स्पेसिफाइड जो आर्क होती है वो कितना एंगल यहाँ पे सबटेंड करती है। ठीक, तो रेडियस अगर ज़्यादा, फ्लैट कर्व की बात कर रहे हैं तो फ्लैट कर्व में यहाँ पे डिग्री ऑफ क्या आएगा, कर्व आएगा। अच्छा, वैसा होगा तो उसमें क्या डिग्री ऑफ कर्व क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एक दूसरे से क्या है, बस सिंपल याद रखो, डी और आर का जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे से इन्वर्सली है। क्या है, इन्वर्सली है। ठीक, फ्लैट कर्व में आपका डिग्री ऑफ कर्व जो है वो कम आता है, रेडियस ज़्यादा निकल के आ जाएगी। तो फ्लैट कर्व में आपकी रेडियस क्या आ जाएगी, ज़्यादा, तो यहाँ पे रेडियस आपको ज़्यादा मिलेगी, एंगल क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये बात बता रहा था। ठीक है, ये है शार्प कर्व। ये शार्प कर्व आपका हो जाएगा जिसमें बहुत जल्दी मोड़ टर्न आए, इसे बोलते हैं शार्प कर्व, इस तरीके से। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो एक क्वेश्चन लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कई सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो फ्लैट कर्व है ना उनका डिग्री ऑफ कर्व क्या होगा, कम। एक क्वेश्चन लिखते हैं, दैट इज, लिखो, दैट इज डिजाइन आ सिंपल सर्कुलर कर्व एलिमेंट। डिज़ाइन करो या उनको फाइंड करो, दोनों बातें सेम है। सिंपल सर्कुलर जो कर्व है उसके एलिमेंट को आपको डिज़ाइन करना है या फाइंड अ सिंपल सर्कुलर कर्व एलिमेंट, आपको एलिमेंट निकालना है। फॉर अ रेडियस ऑफ कर्व इज 1000, फॉर अ रेडियस ऑफ कर्व r is equal to 1000 meter and angle of intersection is equal to 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, चेनेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चेनेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
चेंजेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 2000 मीटर, 2000 मीटर के आसपास है, ठीक है। चलो अब इसमें निकालना क्या है, डिटरमिन, पहला है डिटरमिन, एक एक करके देख लेते हैं। जितने इसमें से लगाएंगे हम, मेंस का क्वेश्चन है ये, सारे पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है डिटरमिन, पहला है लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, दूसरा है टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ, तीसरा है लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड, फोर्थ वन मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट, फिफ्थ वन एपेक्स डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस या आउटर डिस्टेंस, चेनेज ऑफ T1 एंड T2 6, चेनेज ऑफ T1 एंड T2, नेक्स्ट डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व फॉर 30 मीटर आर्क एंड 20 मीटर भी दोनों लिख लो, एंड 20 मीटर दोनों के लिए निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला आ जाओ फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ कर्व, दिस इज फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व दैट इज L। एक चीज़ ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि आपको जो दिया गया है ये कर्व है, सपोज दैट दिस इज द कर्व, इस तरीके से दे रखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है T1 है, दिस इज T2, इस तरीके से दे रखा है, ठीक। चल ये एंगल क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है, बट आपको एंगल कौन सा दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, थीटा इज गिवन दैट, आपको गिवन जो है वो आपको थीटा दिया, थीटा कितना है 120 है, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा डेल्टा। तो दिस इज़ द 120 डिग्री एंगल है, तो आपको डेल्टा चाहिए, दिस इज़ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 20 दैट इज़ 60 डिग्री, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ द कर्व कितना आ गया 60 डिग्री निकल के आ गया, सॉरी लेंथ नहीं एंगल निकल के आ गया, जो भी डिफ्लेक्शन एंगल। अब आपको लेंथ चाहिए तो फार्मूला डायरेक्टली लगा सकता हूँ, दैट इज़ पाई इंटू आर इंटू डेल्टा डिवाइड बाई 180 डिग्री। तो आप बताओगे क्या निकल के आएगा, लेंथ इज इक्वल टू पाई 3.14, आर की वैल्यू 1000, डेल्टा की वैल्यू 60 डिग्री डिवाइड बाई 180, इससे कैंसिल आउट 3 आ जाएगा। 1000 को जब डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 3140 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, लगभग आपका 1000 से ऊपर आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज़ 1047.19। तो लेंथ आपको मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग हैं, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दिस इज सेकेंड, टेंजेंट लेंथ पूछा है। क्या पूछा है, टेंजेंट, टेंजेंट लेंथ, फार्मूला बोलो। टेंजेंट लेंथ का फार्मूला होता है दैट इज टी इजकल टू आर टेन डेल्टा बाई 2, दैट इज टी इजकल टू आर टेन डेल्टा बाई 2। आर की वैल्यू कितनी है 1000 है, टेन डेल्टा बाई 3 दैट इज 60 डिवाइड बाई 3 2। तो दिस इज 1000 टेन 30, टेन 30 कितना होता है, दैट इज सॉल्व करने का तरीका, मान लिया आपके पास कैलकुलेटर नहीं है एग्जाम में, छोटा क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे करोगे उसके लिए बता रहा हूँ। ये 1/1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। एक काम करो, इसको कॉन्जुगेट कर दो संयुग्मी, √3 से ऊपर √3 से नीचे, ठीक है। या इसको डायरेक्टली याद रखना, जो 1/√3 होता है इसकी आंसर होता है 0.57, तो 0.57 याद रखना, ठीक है। तो इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं, 0.57 होता है, तो इसको याद रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, √3। अब देखो √3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, देखो √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक। तो एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000, √3 की वैल्यू 1.732, इसका आंसर आएगा 3। नीचे से सॉल्व करोगे तो आएगा 0.577, इसका मतलब है 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है 0.577, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में काम आती है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 577 दशमलव समथिंग करके कुछ आएगा, ठीक है। 35 के आसपास भी आता है, मतलब मैंने यहाँ पे लिया नहीं तो 35 भी आ जाता। तो आप याद कर लो 0.57,
tan 30 की वैल्यू कितने बराबर होती है 0.577। याद कर लो, काम आएगी एग्जाम में, ज़्यादातर एंगल ऐसे आते हैं। तो आपको ये t की वैल्यू पता चल गई, तो आपको टेंजेंट लेंथ जो भी है ना, वो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ से लेकर के t वैल्यू आपको क्या हो गया, नून हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लॉन्ग कॉर्ड लेंथ। तो थर्ड वन इज द लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड, अब देखो लॉन्ग कॉर्ड कौन सी होती है, दिस इज, ये लॉन्ग कॉर्ड होती है, ये है लॉन्ग कॉर्ड। इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बना दिया। तो दिस इज लॉन्ग कॉर्ड, इसकी वैल्यू होती है l, और l की वैल्यू, कैपिटल L की जो वैल्यू होती है दिस इज होती है 2r साइन डेल्टा/2 होता है। तो 2 इंटू आर 1000 कर देना, इंटू साइन डेल्टा 60/2। 60/2 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है। और ये कितना है, 2 कट जाएगा, तो सीधे आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फोर्थ वन, मिड ऑर्डिनेट आपसे पूछा है। तो फोर्थ वन पे आ जाओ। दिस इज द मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट m होता है, दिस इज r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस डेल्टा/2। तो दैट इज m इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर, रेडियस दे रखा है 1 माइनस कॉस 60/2। कॉस 30 की वैल्यू आपको पता होगी 1000 डिवाइड 1 माइनस √3 कितना लिखोगे 2, √3/2। √3 की वैल्यू आपको पता होती है 1.732 डिवाइड बाई 2 करोगे तो इससे सॉल्व कर लेना। 133 आंसर आएगा, 133.974। मेंस का क्वेश्चन है, कई बार आपको कैलकुलेटर भी दे देगा, ऐसा नहीं है, कैलकुलेटर मेंस में अलाउ होता है। तो इस तरीके से इसको भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एपेक्स डिस्टेंस 5। एपेक्स डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका निकल के आएगा फार्मूला, दैट इज E, दैट इज R सेक डेल्टा/2 माइनस 1। R की वैल्यू 1000 हो जाएगी, दैट इज सेक डेल्टा/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 60/2 माइनस 1। अगर cos 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो सेक उल्टा कर दो उसका, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, 2 डिवाइड बाई √3। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, कितना निकल के आता है, दैट इज़ ये आएगा 154.7। तो ज़्यादा अंतर नहीं होता। ये मिड ऑर्डिनेट की हाइट थोड़ा कम ही होती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा होता है। मतलब देखो ये तो आपका कितना आ गया, मिड ऑर्डिनेट की बात किया तो 100 समथिंग करके आया, तो ऊपर वाली वैल्यू भी लगभग इतनी रहती है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो 154.70 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है चेनेज ऑफ T1 की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है 6, चेनेज ऑफ T1 या चेनेज एट T1। चेनेज एट T1 की अगर बात करूँ तो मेरे पास जो है ना ऑलरेडी कितना पता है, यहाँ से लेकर के चेन पीछे आती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पता है, कितना दिया हुआ देख लो। दैट इज़ द लेंथ इज़ गिवन दैट 2000 मीटर। तो इसमें से एक काम करते हैं, इसमें से 2000 में से तो जो भी आपका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चेनेज पॉइंट ऑफ, दिस इज चेनेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस टी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लेंथ आपको पता है। तो ये 2000 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, टी को, टी की वैल्यू आपके सामने निकाल रखी है आपने, कितना आया, दैट इज़ 577.35। तो ये लगभग जो है आपका निकल के आ जाएगा 1300 समथिंग करके निकल के आ जाएगा, जो भी है 1422.65 मीटर निकल के आ जाता है। फिर आपसे पूछा है 7th पार्ट इसी का है, चेनेज एट T2, चेनेज एट T2। तो इसके लिए चेनेज एट आपको T1 पता होना चाहिए। T1 में अगर मैं इस कर्व लेंथ को जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चेनेज एट T2 का मतलब है चेनेज एट T1 प्लस L आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 1422.65 प्लस L की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी, कितना है 1047। तो 1047 समथिंग करके आया है, दैट इज़ 19। तो इससे आंसर जो निकल के आ जाएगा दिस इज़ द 2469.847। इस तरीके से सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट आपसे पूछा है, उस लास्ट पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। दैट इज़ आपका जो भी होगा 7th पार्ट हो या 8th पार्ट जो भी हो सकता है। ये A B पार्ट है इसी का, 7th नहीं है, ये A पार्ट है इसका, ये B पार्ट है। चल
तो 8 पार्ट है डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व 30 मीटर के लिए पूछा है, तो 1719 डिवाइड बाई आर करोगे तो 1719 डिवाइड बाई आप देखोगे 1000 है, तो ये आएगा 1.719, तो ये डिग्री में आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि आपके पास में डिग्री कितना कम आता है, कितना आया 1.719, तो बहुत कम डिग्री होता है। इसीलिए मैंने जो है ना साइन थीटा को टैन थीटा के बराबर और टैन थीटा को थीटा के बराबर लिख दिया था, क्योंकि इतना कम डिग्री आता है। अगर मेरे को इस तो 30 मीटर के लिए निकालना था, ये तो 30 मीटर के लिए था, अगर मेरे को 20 मीटर के लिए निकालना हो तो डिग्री ऑफ कर्व क्या हो जाएगा 1146 डिवाइड बाई कितना करोगे आप, दैट इज़ 1000, दैट इज़ 1.146 डिग्री। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पे आपको निकाल दिया। यूनिट डिग्री में रहेगी तो ध्यान रखिएगा। चल, तो आप इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस मतलब क्वेश्चन में आपके कम से कम 7 से 8 ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने बता दिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि जो है नेक्स्ट पार्ट थ्योरी थोड़ा सा डील कर लें। थ्योरी लगभग लास्ट पार्ट आपका बचा हुआ है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं, दैट इज़ इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं, उनको डील कर लेते हैं थोड़ा सा। ये पार्ट तो डील ही हो गया। चलो कुछ मेथड्स हैं जिनके नाम भी आपको पता होना ज़रूरी है। इसका डिटेल में आपके कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, मतलब डिटेल्स इसके मेथड के क्या होता है वो IAS में आता है, गेट में आता है, आपके लेवल पे नहीं है वो। ठीक है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जिस लेवल तक आपका पूछा जाता है उसी लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि उसका जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो IAS में ही आते हैं। आपके सिलेबस में अभी तक 20 सालों में एक बार भी क्वेश्चन नहीं आता। आपके जो टॉपिक में कर्व टॉपिक ऐड है ये सिर्फ प्रीलिम्स तक ही क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, चल तो यहाँ पे मेथड ऑफ सेटिंग आउट कर्व, मेथड ऑफ सेटिंग, मेथड ऑफ सेटिंग आउट, मेथड ऑफ सेटिंग आउट कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज़ मेथड 1, दैट इज़ मेथड, दिस दो मेथड हैं, एक लीनियर है और एक आपका एंगुलर है। तो नेक्स्ट है दिस इज़ द लीनियर मेथड, लीनियर मेथड नाम पूछ सकता है इसलिए लिखा दे रहा हूँ। दैट इज़ एंगुलर मेथड, एंगुलर मेथड। एक तो लीनियर है, दूसरा एंगुलर है। लीनियर में लीनियर मेजरमेंट की मदद से आप करोगे, एंगुलर में एंगुलर जो भी एंगल्स आएंगे उनकी मदद से जो भी निकल के आएगा उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो दिस इज़ ओनली चेन और टेप, चेन और टेप, टेप की मदद से आप इसमें करोगे। ठीक है, पहला है परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, पहला मेथड मैं लिख देता हूँ, ये सब नाम ही इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ लेता है। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम, परपेंडिकुलर
ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कार्ड, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कार्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट निकल के आता है परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, ठीक है। रेडियल ऑफसेट फ्रॉम, थर्ड इज रेडियल ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, एक तो रेडियल, परपेंडिकुलर, ये सारे मेथड्स हो सकते हैं फ्रॉम द टेंजेंट। नेक्स्ट है सक्सेसिव बाइसेक्शन, दैट इज सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क, ये भी एक नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये आपका कन्वेंशनल में आता है, वो भी गेट आईएएस में, इंपॉर्टेंट फॉर कन्वेंशनल। ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट इन मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, मेंस में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। किसमें? मेंस में। चलो, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इन मेंस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और वो भी गेट आईएएस में, आपके एसएससी जेईई में 20-25 सालों में अभी तक पूछा नहीं गया है और है ही नहीं सिलेबस में, कर्व टॉपिक ही उन्होंने जल्दी से ऐड किया है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज एंगुलर में थियोडोलाइट विथ, दैट इज यहाँ पे थियोडोलाइट, ये अभी गेट आईएएस में भी नहीं पूछा गया। एंगुलर मेथड से जो ऑफसेट लिया जाता है या जो कर्व की सेटिंग करते हैं वो एंगुलर, जो थियोडोलाइट विथ और विथआउट चेन और टेप, ठीक है, विथ और विथआउट चेन और टेप। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये अभी तक 30 सालों में एक बार पूछा गया है आईईएस में। 30 सालों में 30 इयर्स में वन टाइम पूछा गया, सिर्फ वन टाइम्स आईईएस। अपने में तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब वहाँ पे नहीं और आता भी तो वहाँ पे भी लोग छोड़ के आते हैं। नेक्स्ट है रैंकाइन मेथड, ये तो आपका थियोडोलाइट से करते हैं, इसमें भी नाम आते हैं। इसमें पहला आता है दैट इज़ रैंकाइन, ये थियोडोलाइट मेथड से कई नाम आते हैं, दैट इज़ रैंकाइन, इसमें नाम अलग अलग हैं। रैंकाइन के बारे में मैं बात कर रहा था जो कि आपका 30 सालों में एक बार आया है, रैंकाइन मेथड, ठीक है। चलो नेक्स्ट है दूसरा टू थियोडोलाइट मेथड, नेक्स्ट है टैक्योमेट्रिक डिस्टेंस मेथड, तो ये नाम आपको बस इतना पता हो, बाकी कोई मतलब नहीं। 4 ऑप्शन बना देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन इसमें कर देगा टैक्योमेट्रिक डिस्टेंस मेथड, और पूछ लेगा कौन सा लीनियर है कौन सा एंगुलर है। तो बस आपको जानकारी, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड से ही हम लोग इस पर एनालिसिस करते हैं। हालांकि इसका डिटेल जब पूछता ही नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जो पहला अभी कुछ देर पहले डील किया और इसके पिछला वाला लेक्चर, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे, आपको चाहे आईईएस का पेपर हो और चाहे गेट का पेपर हो और चाहे एसएससी का पेपर हो, सारे क्वेश्चन वहीं से ही निकल के आपके आते हैं, ठीक है। चलो, तो लॉन्ग कॉर्ड में क्या करते हैं कि ऑफसेट वहाँ से लेते हैं तो वहाँ से कुछ वैल्यूज़ निकल के आपकी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट कर लिया। अब देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो अब इसको आप लिख लो, फिर हम लोग जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डील कर लेते हैं साथ साथ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज
तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज ये जो है 2014 में है, मतलब अभी तक ये जो है ना 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कभी नहीं पूछा। ये सिलेबस जो कर्व का स्टार्ट हुआ है ना पेपर में पूछना 2014 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन और ये 2014 में आपसे पूछा है, हालांकि आपको आता होगा अब तो। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ of the tangent, length of the tangent of a curve, whose radius is r, whose radius is capital R, and the angle of deflection, and the angle of deflection, angle of deflection delta is, पहला ए ऑप्शन r tan delta by 2, बी ऑप्शन 2r sin delta by 2, सी ऑप्शन 2r tan delta by 2, डी ऑप्शन r sin delta by 2। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कभी टेंजेंट की बात करें तो tan आता है, तो tan आता है तो ये बताओ साइन वाले आंसर तो गए, ये गया, ये गया, बचा कौन सा 2r और ये, तो 2r तो होता नहीं, एक ही साइड का निकल के आता, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका 2016 में पूछा है कि पूछा है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज़ द, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज़ द पहला है बिगनिंग ऑफ द कर्व, बिगनिंग ऑफ द कर्व, बी ऑप्शन है आपके सामने एंड ऑफ द कर्व, एंड ऑफ द कर्व। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि इसमें बिगनिंग और एंडिंग दोनों दे रखा है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉमन पॉइंट वेयर द रेडियस चेंजेस, कॉमन पॉइंट वेयर द रेडियस चेंजेस। और एक और पूछा है, डी ऑप्शन है बताया, कॉमन पॉइंट वेयर, कॉमन पॉइंट वेयर, कॉमन पॉइंट वेयर द रेडियस, रेडियस एंड डायरेक्शन चेंजेस, रेडियस एंड डायरेक्शन चेंजेस, रेडियस एंड डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। तो देखो ये बताओ, जब भी हम कर्व कहीं पे सेटिंग करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये कर्व है हमारा, तो यहाँ पे ये पॉइंट स्टार्ट होता है, इसके टेंजेंशियल स्टार्ट होता है, दैट इज़ ये पॉइंट आपका टेंजेंशियल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यही पूछा है पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट होता है टेंजेंट, दैट इज T1, दिस इज T2।
तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस का भी बदलाव होता है, दैट इज ये पॉइंट इससे टेंजेंट है। देखो एक तो डायरेक्शन का भी बदलाव, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, एक तो डायरेक्शन भी है, दूसरा आपका रेडियस भी बदलता है। यहाँ पे रेडियस इनफाइनाइट है, यहाँ पे रेडियस आर आ जाती है, दैट इज आर। तो जहाँ पे रेडियस भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है, वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2017 में पूछा है। क्या पूछा? 2017। अ कर्व हुज रेडियस वेरीज फ्रॉम, अ कर्व हुज रेडियस वेरीज फ्रॉम infinity to a certain value is called, अब देखो इसने रेडियस बता दिया, इन्फिनिटी टू क्या है, आर सर्टेन वैल्यू। कंपाउंड कर्व, पहला ऑप्शन क्या है, कंपाउंड कर्व। बी है सर्कुलर कर्व। सी है रिवर्स कर्व। डी है ट्रांजिशन कर्व। तो मैंने आपको बताया था जो ट्रांजिशन कर्व होता है उसमें रेडियस इनफाइनाइट टू आर या आर टू इनफाइनाइट। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट से आर हो रही है और यहाँ पे आर से क्या हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है, जैसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे आर है तो फाइनाइट टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू फाइनाइट, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। तो ट्रांजिशन कर्व होते हैं उनमें ऐसा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द लेंथ ऑफ द कर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th नंबर जो क्वेश्चन है ना 2017 में पूछा गया है और अब की बार पेपर में चांसेस हैं कर्व से आने के। विच ऑफ द फॉलोइंग is correct for the length of the curve, length of the curve। चलो पहला ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द कर्व, एल तो आपने लेंथ ऑफ द कर्व पढ़ ही रखा है। पहला इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। एल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दूसरा है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। दूसरा ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा, आपके पास प्रीवियस ईयर होगा। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ उसको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इस पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लेंथ ऑफ द कर्व इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कर्व। दूसरा स्टेटमेंट है लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्व। सी ऑप्शन कह रहा है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कर्व। डी ऑप्शन है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कर्व। ये कहानी दे रखी है। अरे आपने तो अभी पढ़ ही रखा है, एंगल इजकल टू आर कपान क्या होता है, रेडियस होता है ना। तो एंगल इजकल टू आर कपान रेडियस होता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो लगा सकते हो। तो एंगल इजकल टू आर कपान क्या पढ़ा है, रेडियस पढ़ रखा है। एंगल अगर आप जो भी मानना चाहते हो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एंगल आपने माना था, जो भी मानना चाहते हो डिफ्रेक्शन हो जाएगा। आर का आपके पास एल हो जाएगा, दिस इज़ आर, ठीक है। तो आप देख सकते हो लेंथ आपकी कहाँ पे निकल के कैसे आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल इजकल टू आर कपान रेडियस। तो उसने पूछा क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, तो आप निकाल सकते हो। दैट इज़ ये आ जाएगा एल इजकल टू, ये डिग्री में अगर रखना चाहते हो तो एल इजकल टू दैट इज़ डिग्री है, इसको पाई अपान 180 में कन्वर्ट कर लो, इनटू आर लिख दो, बस ख़त्म कहानी। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो एल किसके प्रोपोर्शनल आ गया, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल आ गया। आर के तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसा है, डायरेक्टली। तो एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा लिख सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा को आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू डिग्री ऑफ कर्व। पहले हमने क्या देखा था, डिग्री ऑफ कर्व नहीं देखा था, पहले हमने देखा था डेल्टा। क्योंकि देखिए डिग्री ऑफ कर्व कहाँ पे लेते हो, ये कर्व आपने सपोज दैट बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो होता है ना, ये होता है आपका डिफ्लेक्शन एंगल, लेकिन इसको कई पार्टों में डिवाइड कर दो तो इसमें जो निकल के आता है वो डिग्री ऑफ कर्व कहलाता है। तो डिग्री ऑफ कर्व और डिफ्लेक्शन एंगल में दोनों में डिफरेंस है। जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है
वो आपका सेंटर पे जो बना होता है वो पूरा एंगल होता है। डिग्री ऑफ कर्व कोई स्पेसिफाइड कर्व लेंथ आप ले लोगे, आर्क लेंथ ले लोगे, उसके लिए बात करते हैं। तो सपोज दैट आप 30 मीटर ले रहे थे, तो वो जो बनाएगा एंगल स्पेसिफाइड लेंथ होती है, तो उसे डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर, कई बार कन्फ्यूजन आ सकता है कि डिग्री ऑफ कर्व लगाएं कि सर डिफ्लेक्शन लगाएं। ध्यान रखिएगा, डिफ्लेक्शन एंगल पूरे एंगल के लिए होता है, पूरी लेंथ के लिए, आर्क लेंथ के लिए होता है। बट जो डिग्री ऑफ कर्व होता है वो स्पेसिफाइड लेंथ के लिए होता है, छोटी लेंथ के लिए होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज द करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चलो नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। दैट इज, एक क्वेश्चन ये पूछा है, कैलकुलेट द एपेक्स। 5th नंबर क्वेश्चन है 2017 में, मतलब 2017 में पूछा गया है, काफ़ी है। कैलकुलेट द एपेक्स डिस्टेंस if the deflection angle ध्यान दीजिएगा, यहाँ पढ़ लो, इंटरसेक्शन एंगल दिया है कि डिफ्लेक्शन एंगल दिया है? डिफ्लेक्शन एंगल दिया है। तो डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री एंड द डिग्री ऑफ कर्व इज, एंड द डिग्री ऑफ कर्व इज, कितना दे रखा? डिग्री ऑफ कर्व इज 8 डिग्री। कितना दे रखा? 8 डिग्री। पहला ऑप्शन है ए पूछा है 33.26, बी है 127.13। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज 215, और डी ऑप्शन आपके सामने 262.8। तो इस तरीके की पूरी कहानी आपके सामने दे रखी। अब देखो, आपके पास एपेक्स डिस्टेंस चाहिए, दैट इज ई आपको चाहिए, एपेक्स डिस्टेंस ई। फार्मूला आर सेक डेल्टा/2 -1। लेकिन आपके पास आर नहीं है, तो आर के लिए आपको उसने डिग्री ऑफ कर्व दे रखा है। तो डिग्री ऑफ कर्व इक्वल टू 1719, 30 मीटर के लिए लगा दो। अब देखो, इसने एक चीज़ खास बात ये है कि आपको बताया नहीं है, तो इसमें 2 तरीके से भी आंसर आ सकता था कि आप ये जो 20 डिग्री के हिसाब से भी लगा सकते हो, 30 के हिसाब से। तो 30 मीटर के हिसाब से लगा रहे हैं अभी आर। तो आर आ जाएगा 1719 डिवाइड बाई कितना है? 8 डिग्री है। 8 दूनी 16, 200 समथिंग करके रेडियस आ जाएगी। तो दिस इज़ द 215 मीटर निकल के आ जाएगी, दैट इज़ 215। आपसे रेडियस ही पूछा गया, कैलकुलेट द एपेक्स डिस्टेंस, चल ये पूछा। तो रेडियस कितना आ गया? 215 मीटर आ गए। तो रेडियस हमारे पास 215 निकल के आ गई। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 215 पुट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आंसर 215 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आंसर हमेशा कम आएगा। तो दिस इज सेक 60/2 -1। सॉल्व कर लेते हैं 215। अब देखो, कैलकुलेटर तो अलाउ में है, तो आपको खुद ही कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3 -1। याद होना चाहिए सब कुछ, ठीक। चलो, और इसको सिंप्लीफाई मैं कर ही देता हूँ। 215, देखो यहाँ पे √3 का 1/√3 की वैल्यू मैंने याद करके बताई थी, 0.57 होता है। तो 2 टाइम हो जाएगा 0.577 -1। इस तरीके से याद रखना। 215 ये मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 14, 2 7 14 15, 2 5 6 10 1 11, ये आ जाएगा 3 दशमलव लगाओ -1 करो, ये आ जाएगा 215 गुणे 0.154। अब देख सकते हो 215 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.15 से, काफ़ी कम वैल्यू है। मतलब इसको अप्रॉक्सीमेट मैं मान लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेट इसको मान लेता हूँ 200, इसको मान लेता हूँ 0.2। तो 200 गुणे 0.2 करोगे, 40 के आसपास आंसर आना चाहिए। जिस ऑप्शन में 40 के आसपास आंसर, उसको मैच करा दो, ये ऑप्शन है। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना सीखो। एग्जाम में आपको फार्मूला पता होगा, सब कुछ पता होगा, आप निकाल नहीं पाओगे वहाँ पे बैठ के, क्योंकि टाइम कम होता है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ऐसे बता रहा हूँ, वैसे करना। कैसे मैंने आपको बताया, इसको याद कर लो, ठीक। चल, तो इस तरीके से भी आप इसको टैकल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। तो मेरा पर्पज़ ये था कैलकुलेशन सिखाना भी आपका। थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बताने के साथ साथ आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने की तरीके भी बता दूँ, इससे आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए करा देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए। अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कितने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग जो है 2-3 क्वेश्चन और आए हुए हैं, इनके कर लेते हैं थोड़ा सा। बाकी आप क्वेश्चन कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट 5 डिग्री कर्व। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिस इज 6 नंबर है, 2017 में ही पूछा गया है। कैलकुलेट द लेंथ इन मीटर, कैलकुलेट द लेंथ इन मीटर, ठीक है। टेंजेंट ऑफ 5 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 5 डिग्री कर्व, 5 डिग्री कर्व, if the deflection angle is, if the deflection angle is 60 डिग्री, डिफ्लेक्शन एंगल कितना है 60 डिग्री, और टेंजेंट ऑफ 5 डिग्री कर्व है, तो डेल्टा आपको दे रखा है, उसने पूछा क्या है टेंजेंट लेंथ, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 172.5 है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है दैट इज़ 198.6 है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है दैट इज़ 390 है, डी ऑप्शन आपके सामने है दैट इज़ 596 है। इस तरीके से सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। चल अब आगे बात करते हैं हम लोग हैं, दैट इज़ यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज देखो आपके पास डिग्री ऑफ कर्व है, तो सबसे पहले रेडियस निकालो, क्योंकि आपको पता है ना कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो फार्मूला होता है r tan डेल्टा बाई 2। आपको डेल्टा पता है, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन सब कुछ पता है, आर नहीं पता। आर के लिए आपको उसने डिग्री ऑफ कर दिया, तो आप क्या लगाओगे 30 मीटर मान के लगाना है आपको, ज़्यादातर 30 मीटर यूज होती है, इसलिए 1720/5 सॉल्व कर लेना, कितना निकल के आएगा दैट इज 344 निकल के आ रहा है। कैलकुलेशन आपको ही करना है, 5 3 15 हो जाएगा, सॉल्व करोगे आ जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो ये आ जाएगा आपका 344 आ गया, ठीक है, इंटू 10। अब आप ये बताओ tan डेल्टा बाई 2, tan 60 डिवाइड बाई कितना करोगे 2, तो फिर से आपको वही डिफिनीशन, tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए 0.577। अब एक काम करना है, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना सीखो। इसको मान लो, इसको 0.6 के आसपास ले जाओ, किसके पास, इसको अप्रॉक्सीमेट मैं मान रहा हूँ 0.6 के आसपास, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको मान लेता हूँ 340 के आसपास। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन 6 चौके 24 और 6 0 0, 6 से 18 और 18 2 20, इतना आ गया। एक अंक के बाद दशमलव लगा, 204 ऑप्शन है कहीं पे, हाँ इसके पास आ गए हम लोग, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको हटाओ, इसको नहीं हो सकता, तो इस तरीके से बी आंसर। तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कर्व, 2017 में पूछा गया है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कर्व, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कर्व, ब्रैकेट में इन डिग्री ऑफ रेडियस 573 मीटर यूजिंग चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ, यूजिंग चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। अब ये बताओ, या तो डाटा याद रखो, नहीं कर सकते हो तो डेरिवेशन याद रखा करो। अगर आपको नहीं पता है तो एंगल इजकल टू आर का पान रेडियस लगा देना, तो एंगल इजकल टू मान लिया भूल गए आर का पान रेडियस, आर के लिए 20 मीटर ले लेना, रेडियस आपको कितना दे रखा है, रेडियस आपको 573 दे रखा है। चलो तो डिग्री ऑफ कर्व आपको निकालना है, डिग्री इंटू कर्व। यहाँ पे ध्यान रखना बस आपको क्या है कि पाई इंटू समथिंग में बदलना ज़रूरी है, और कुछ नहीं इसमें है। तो अगर आपको बेसिक नहीं पता तब के लिए मैं बता रहा हूँ, पता है तो अच्छी बात है। तो डायरेक्टली अगर आपको लगाना होता तो रेडियस आपके डिग्री ऑफ कर्व आपसे पूछा था, तो डिग्री ऑफ कर्व जो है, डिग्री ऑफ कर्व का फार्मूला 1146 डिवाइड बाई क्या करते हैं दैट इज़ आर, तो 1146 डिवाइड बाई 573 कर दो, आंसर आएगा कितना, 5 दूनी 10, 2 डिग्री आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 डिग्री। तो ऐसा डेटा भी देता है ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, कितना आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। जब आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, दैट इज़ 8, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लॉन्गर कॉर्ड। किसका पूछा है, लेंथ ऑफ लॉन्गर कॉर्ड। तो 2017 में ये भी पूछा, 2017 में कर्व से कई क्वेश्चन आए हैं। कैलकुलेट द लेंथ, कैलकुलेट द लेंथ, कैलकुलेट द लेंथ ब्रैकेट में मीटर ऑफ द लॉन्गर कॉर्ड, लॉन्गर कॉर्ड, लेंथ ऑफ द लॉन्गर कॉर्ड
आप 250 मीटर रेडियस, आप 250 मीटर रेडियस, 250 मीटर रेडियस कर्व हैविंग डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। चल ए 250, बी 353, सी 392.7, डी 500। चलो डिफ्लेक्शन एंगल आपको बता दिया 90 डिग्री, आसान हो गई प्रॉब्लम। 250 मीटर है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कार्ड, लॉन्ग कार्ड अंडरलाइन करो। तो आंसर क्या होता है, लॉन्ग कार्ड का एल होता है, दिस इज 2r साइन डेल्टा बाई 2। ये भाई फार्मूले आपको जबान पे होने चाहिए। अगर टेंजेंट पूछता है तो r tan डेल्टा बाई 2, लॉन्ग कार्ड पूछता है तो 2r साइन डेल्टा बाई, एपेक्स पूछता है तो r सेक डेल्टा माइनस 2/2 समथिंग करके, मिड ऑर्डिनेट r 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, सब कुछ याद होना चाहिए। तो दिस इज 2 × r, रेडियस 250 हो गया। साइन 45 के आंसर आपको पता होगा 90/2, ठीक। तो ये आपका लगा सकते हो, दैट इज़ 500 आ जाएगा, इनटू ये 45 है, 1/√3 आ जाएगा। बस सॉल्व कर लेना इसको। सॉल्व करने भी हमको बताना पड़ेगा तो बता देते हैं। √2 इसको मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आ जाएगा 500√2 डिवाइड बाई 2, इसे कैंसिल करो 250 आ जाएगा। तो 250 गुणे 1.414। अब इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेना, इसको 1.4 मान के कर लेना, ठीक है। तो 25 का 1.5 गुना लगभग देख लो कितना आता है। 25 का 1.5 गुना लगभग 37.5। अब 37.5 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। बस हो गया आंसर। तो इस तरीके से आंसर्स को आप यहाँ पे टैकल कर सकते हो। तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। 8 नंबर चैप्टर क्या हो गया, फिनिश, ठीक है। तो अभी तक हमने सर्वे में 8 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और 40 लेक्चर भी हो गए हैं लगभग। मतलब हम लोग पहुँच चुके हैं 50-55 घंटे सर्वे पहुँच चुके हैं, 50-52 घंटे हैं, ठीक है। और अभी सर्वे में आपके 4-5 टॉपिक और हैं, जैसे आपका कंटूर, प्लेन टेबल, और उसके अलावा आपका एरिया वैल्यूम बचा हुआ है, उसको डील कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे होता है वो ज़्यादा पूछता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देंगे आपको, ठीक है। मतलब उसमें tan थीटा cot थीटा लगता है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, चैप्टर 9 के साथ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे।